नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी लगभग एक साल का समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाकी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सक्रिय हो गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। बहराइच और कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं जहां पर वो अपने कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने घोषित कर दिया। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो सेक्युलर दल तथाकथित सेक्युलर दल है उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी ही पेशकश उन्होंने पहले ममता बनर्जी के साथ की थी, बाद में वो हुमायूं कबीर के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन जब ये इस तरह की एक, हालांकि वो बाद में फेक साबित हुई, इस तरह की एक वीडियो फेक आई जिसमें ये बात निकल करके आई कि जो ये हुमायूं कबीर हैं ये बीजेपी के फंड पर, बीजेपी की फंडिंग के कारण तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए हैं और अलग एक दल बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ से किनारा कर लिया था। अब मसला ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं ये समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं, और जो भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर अलायंस नहीं होता है तो ये चुनाव मैदान में उतरेंगे और बहुत सारी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां का फैसला अल्पसंख्यक मतदाता करता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो तथाकथित सेक्युलर दल है बहुत सारा। अब अगर अल्पसंख्यक मतों का बंटवारा हुआ तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। समाजवादी पार्टी लगातार ये बताने, समझाने और लोगों को कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों का हित नहीं है। लेकिन मुसलमान दूसरी तरह से अब एक मन बनाने लगा है कि क्यों 19% मुसलमान 9% यादवों के साथ जाए। यही राजनीति जो है वो इसी राजनीतिक समीकरण की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9% यादव है, 19% मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान यादवों का पिछलग्गू है। ऐसा ही वो कहते हैं 19 और 18 का कॉम्बिनेशन जो बिहार में है, ऐसा ही वो बंगाल में करते हैं जहां 30 वर्सेस 70 की बात होती है ऐसे। और वो तेलंगाना में अपने उस पर चुनाव लड़ते हैं, उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है। हालांकि अभी जो वहाँ पर SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है उसने उनको थोड़ा सा अनीज किया है, थोड़ी सी मुश्किल में वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो एक साल पहले चुनाव में सक्रिय हो गए हैं, और अगर अलायंस नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए कि जो यूथ मतदाता है, जो युवा मतदाता है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एक राजनीति जो है उसकी एक बड़ी अपील है और उस अपील का असर दिखता है। अपील के कारण बहुत सारी, बिहार में वो जीते थे 5 विधानसभा का चुनाव इसके पहले वाले में, और अभी भी जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगहों पर उनका प्रभाव नज़र आता है। तो 2027 के लोकसभा चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव दिखेगा, कहाँ पर वो चुनाव लड़ेंगे, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस पर निगाह होगी। अब चूंकि वो INDA के साथ भी नहीं है और NDA के साथ भी नहीं है, वो एक अलग खेमे में है जो सिर्फ मुस्लिम राजनीति की बात करता है, दलितों को जोड़ने की अपने साथ कोशिश करता है, दलितों को बहकाने की कोशिश करता है, दलित मुस्लिम कंबाइन करने की कोशिश करता है। क्या वो उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे? अब तक तो वो कर नहीं पाए हैं। अब तक वो केवल मुस्लिम मतदाता के बदौलत चुनाव जीतते रहे, चाहे महाराष्ट्र में जीते हों, चाहे तेलंगाना में जीते हों, चाहे बिहार में जीते हों। क्या उत्तर प्रदेश में कोई कमाल दिखा पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है, ताल ठोकी है, ऑलिव ब्रांच दिया है, ऑफर दिया है। अब इसको
कांग्रेस स्वीकार करे, समाजवादी पार्टी स्वीकार करे, बहुजन समाज पार्टी स्वीकार करे, अपना दल का एक फैक्शन है वो स्वीकार करे, या समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे और दल हैं जो मुस्लिम केंद्रित हैं, जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, क्या वो सब मिलेंगे, क्या समीकरण बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक दी है। अब जो है वो गेंद समाजवादी पार्टी और सेक्युलर दल के खेमे में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।